तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए मज़ेदार और धमाल के और कमाल के वीडियो के अंदर। तो बहुत लंबे अरसे से आप लोगों को जिस चैप्टर के लिए हमने रोक के रखा था वो चैप्टर की शुरुआत अब हो चुकी है। तो उस चैप्टर को समझाने और एक्सप्लेन करने की कहानी हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आज से हम अपने उस चैप्टर को स्टार्ट कर दें एंड जिसको हम बड़े प्यार से और दुलार से कहते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। आज से आप लोग को यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाने वाले हैं। तो इस चैप्टर के लिए भी मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग जब ये वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब ये वीडियो को देख रहे होंगे, तो अपनी कॉपी और कलम को साथ में लेके बैठें, ताकि वीडियो के अंदर जिन बातों को हम बताएंगे आप उन बातों को अपनी कलम के साथ अपनी कॉपी पे उतार सकें। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आप एग्जाम में उसे लिख नहीं पाओगे। और मेरी बात मानिए आप लोग, ये चैप्टर के अंदर मैं आप लोग को बोलूँगा कि आपको यहाँ पे अब अपने चित्रकला को दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी ड्राइंग को यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप कितनी बढ़िया ड्राइंग कर सकते हैं, आप कितनी बढ़िया कलाकारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी इस चैप्टर के अंदर आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो अब आइए आपका बिना थोड़ा सा भी समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एनिमल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एंड ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। आप लोगों को चार्ट की मदद से, ये जो नीचे डब्बे डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली एक चार्ट है और ये डब्बे के अंदर बहुत सारे पॉइंट अभी लिखे जाएंगे और उन्हीं सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें ये जो भी हमारे पास एनिमल दिए गए हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, रोहू हो गया, पेंगुइन हो गया, फ्रॉग, लिजर्ड, एलिफेंट, जेलीफिश, इन सभी ऑर्गेनिज्म के, इन सभी एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक को मुझे चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करने का है। तो आइए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो चार्ट बनाया गया है, ये चार्ट कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के बनाया गया है, मतलब कौन कौन से मुद्दों को इस चार्ट के अंदर इंक्लूड करा गया है। तो सबसे पहला मुद्दा जिसको इस चार्ट में इंक्लूड किया गया है वो है हमारा ऑर्गेनिज्म, कि हम लोग यहाँ पे कौन से एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म वाले कंपोनेंट के अंदर, ऑर्गेनिज्म वाले बक्से के अंदर हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को मेंशन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा डब्बा है, उस डब्बे के अंदर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। मैं कुछ बातों को बोलूँगा, आप लोगों को उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। आप सभी को मालूम है कि हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है, हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है जिसके अंदर मसल है, स्किन है, टिश्यूज हैं, बॉन्स हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है सेल। एंड देन बाद में बहुत सारे सेल आपस में मिलजुल के पूरा का पूरा टिश्यू बनाते हैं और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने जुलने से ऑर्गन तैयार होता है। जैसे हमारा हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है, हमारा किडनी क्या है, ऑर्गन है, हमारा लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है। तो ये जो ऑर्गन है जो कुछ काम को करने के लिए स्पेसिफिक किए गए हैं, जिनको बता दिया गया है कि भाई तुमको यही काम करना है। और उसके बाद जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं, जुल जाते हैं, तो इनके मिलने जुलने से पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को ऑर्गन सिस्टम एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बॉडी में एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे पहला होता है माउथ कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर स्टमक होता है हमारा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो तैयार होता है। ये तो बात हो गई एक सिस्टम के बारे में। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं। जैसे हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनता है, हमारा नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, फिर हमारे लंग्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं और उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार होता है। तो पहले बहुत सारे सेल रहते हैं और उसके बाद बहुत सारे सेल कंबाइन होंगे तो उनसे बनेगा टिश्यू, एंड फिर बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होंगे तो उनसे बनेगा ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन जब कंबाइन होंगे तो उनसे बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो ऑर्गेनिज्म का लेवल है, ये हमारे ऑर्गेनिज्म का लेवल या तो टिश्यू वाला हो सकता है, या तो सेल वाला हो सकता है, या तो ऑर्गन वाला हो सकता है, या ऑर्गन सिस्टम वाला हो सकता है।
उसके बाद यहाँ पे चार्ट के अंदर हम लोग अगले पॉइंट को देखने वाले हैं, वो है जर्म लेयर। अब मैं आपको बताता हूँ ये जर्म लेयर क्या होता है। देखिए, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमें मालूम है जब मेल और फीमेल का गैमेट आपस में कंबाइन होते हैं तो मेल और फीमेल के गैमेट आपस में कंबाइन होने के बाद वो प्रोड्यूस करते हैं, वो बनाते हैं जाइगोट को। और ये जो जाइगोट होता है इसका डेवलपमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, पेट के अंदर, मम्मी के पेट के अंदर इसका एम्ब्रियो के फॉर्म में इसका डेवलपमेंट होता है। और ये जो एम्ब्रियो होता है बेबी का इनिशियल फेज, यानी कि स्टार्टिंग में बच्चा किस तरीके से ग्रोन अप हो रहा है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो फेज। और उस एम्ब्रियो के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके डेवलपमेंट से बच्चे का ब्रेन तैयार होता है। बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिनके डेवलपमेंट से बच्चे की बॉडी के अंदर के सिस्टम तैयार होते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चे का बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये सब चीज़ें तैयार होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के जर्म लेयर होते हैं। एक होता है हमारा एक्टोडर्म जो कि सबसे बाहर होता है, नाम ही इसका एक्टो है तो ये सबसे बाहर होता है। दूसरा होता है मीजोडर्म जो होता है वो मिडल में होता है। अब क्योंकि इसका भी नाम एम से शुरू हो रहा है यानी कि मीजो शुरू हो रहा है तो मीजो मतलब मिडल, तो ऐसा जर्म लेयर जो मिडल में होता है उसे हम कहते हैं मीजोडर्म। एंड एट लास्ट होता है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। हाँ, इसके भी नाम से समझ में आ रहा है कि ये भाई सबसे आखिरी है, अंदर वाला है, इसलिए इसे कहते हैं एंडोडर्म। तो यहाँ पे बेसिकली 3 प्रकार के जर्म लेयर हो गए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट चूज करने वाले हैं जिसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वो है हमारा सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है भाई, मान लेते हैं मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई कीड़ा है, अगर मैं उसे बीचों बीच काट देता हूँ तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, और जिस पार्ट्स में डिवाइड होगा क्या वो 2 पार्ट सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। अगर वो 2 पार्ट सेम होते हैं तो उसे मैं कहूंगा सिमेट्री। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि सिमेट्री के अंदर भी हमारे पास 3 प्रकार की सिमेट्री होती है। एक होती है हमारी एसिमेट्री, मतलब आप ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी काट दो साले को, वो बराबर कटेगा ही नहीं। जैसे अमीबा का शेप कैसा आंकड़ा बाकड़ा होता है, तिरछा आड़ा होता है, आप उसे कहीं से भी काट दो वो साला उल्टा सीधा ही कटेगा, वो बराबर से कटेगा नहीं। उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री शो करता है स्टारफिश। आप स्टारफिश को कहीं से भी काट दो, स्टारफिश जैसे ही काट दिया जाता है वो हमेशा 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, बोले तो सेम पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंड एट लास्ट सबसे आखिरी जो सिमेट्री होता है उसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। हाँ, बायलैटरल सिमेट्री के अंदर अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को एक प्लेन से काटोगे, मतलब एक तरफ से काटोगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बट दूसरे प्लेन से काटोगे, दूसरे एक्सिस से काटोगे तो वो 2 सेम प्लेन में डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंसान को ले लो, अगर मैं इंसान को खड़े काट देता हूं तो वो 2 सेम टुकड़े में कट जाएगा, एक तरफ एक पांव, एक तरफ एक हाथ, आधा मुंह। लेकिन अगर उसी इंसान को मैं बेड़े काटता हूं यानी कि हॉरिजॉन्टली में काट देता हूं तो उसका सर का रीजन अलग हो जाएगा, पांव का अलग हो जाएगा, वो दोनों ही आइडेंटिकल नहीं है, दोनों ही सेम नहीं है। तो उसे हम सिमेट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं और उसके अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम ऑब्जर्व करके एनिमल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो है सीलम। अब ये सीलम क्या होता है, हाँ, ये जो चीलम है जिसे सीलम लिखते हैं, ये सीलम होता है गैप मतलब हमारे बॉडी के अंदर, हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मीजोडर्म के बीच में, हाँ, हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मीजोडर्म के बीच में, ये जो हमने देखा ना जर्म लेयर मीजोडर्म के बीच में अगर खाली जगह पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं सीलम। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी बॉडी का सबसे पहले आउटर वॉल ले लो, सरफेस ले लो जहाँ पे स्किन मौजूद है, उसके बाद बहुत सारा खाली जगह है और बाद में बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ठुसे हुए हैं। तो ऑर्गन से लेके बॉडी वॉल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं सीलम, यानी कि खाली जगह, जिसका फायदा ये होता है कि आप सीलम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को भर सकते हैं। सेकेंड, अगर ये खाली जगह, अगर ये खाली स्पेस नहीं होगा तो हमारी बॉडी एकदम हार्ड होगी, कड़क होगी, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। एंड ये जो सीलम होता है बेसिकली ये सीलम भी हमारे पास 3 प्रकार का होता है। एंड एट द एंड यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक दी गई है वो है नॉन कॉर्डेड, मतलब जब हमारा बेबी एम्ब्रियो फेज में होता है यानी कि डेवलपिंग फेज में होता है, उस समय पे उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि वो बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके बॉडी के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जो रॉड शेप का ऑर्गन मौजूद होता है, आगे चल के उसी रॉड सेल से बच्चे का पूरी तरीके से वर्टिबल कॉलम जो होता है वो डेवलप्ड होता है। तो बस यार बहुत हो गया कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर पंचायत, और अब शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना। तो पहला शुरू करते हैं बाथ स्पॉन्जेस से। आइए देखते हैं कि भाई ये जो बाथ स्पॉन्जेस होते हैं, ये बाथ स्पॉन्जेस में कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे जर्म लेयर है, कैसे सिमेट्री है, कैसे सीलम है, एंड क्या नोटोकॉर्ड इसमें मौजूद है कि नहीं मौजूद है। आइए देखते हैं पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका पूरा का पूरा बॉडी खाली और खाली सेल से बना हुआ है, सेल के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ये हमें बताता है कि आपके बॉडी का जो सेल है, आपकी बॉडी कैसे बनी हुई है। तो यहाँ पे जो स्पॉन्जेस होते हैं भाई, स्पॉन्जेस की बॉडी खाली और खाली सेल से बनी होती है, यहाँ पे कोई टिश्यू नहीं होते, कोई ऑर्गन नहीं होते, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। एंड अब बात करते हैं इनके जर्म लेयर के बारे में। तो भाई ये जो बाथ स्पॉन्जेस होते हैं, इनके जर्म लेयर में होते हैं खाली और खाली डिप्लोब्लास्टिक। ये जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं, इनके जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनके पास दो ही जर्म लेयर होता है, एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। एंड अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं सिमेट्री। तो ये जो हमारा स्पॉन्जेस होता है, स्पॉन्जेस रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब आप इनको कहीं से भी काट दो, ये बराबर हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होने वाले हैं। अब आगे मूव ऑन करते हैं और अब बात करते हैं सीलम के बारे में। सीलम मतलब खाली जगह, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, प्लेस प्रेजेंट बिटवीन टू मेसोडर्म लेयर। तो भाई यहाँ पे जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी सीलम नहीं होता है, इनके पास कोई भी खाली जगह नहीं होती है। एंड अब हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। एंड यहाँ पे स्पॉन्जेस के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड वो प्लेस है, वो ऑर्गन है जिससे वर्टिबल कॉलम का डेवलपमेंट होता है। तो भाई ये क्योंकि ये स्पंजेस हैं, तो स्पंजेस के अंदर वर्टिबल कॉलम होता नहीं है, और साथ ही साथ में यहाँ पे नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट रहता है। एंड अब हम बात करते हैं अगले एनिमल के बारे में। तो अगला एनिमल है हमारा ग्रास होपर। आइए देखते हैं ग्रास होपर का क्लासिफिकेशन क्या है, लेवल। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रास होपर होता है, ग्रास होपर का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू वाले से थोड़ा सा इवॉल्व हुए हैं, और अब हम पहुँच चुके हैं F3 में। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं बेटा? F3 में पहुँच चुके हैं। एंड अब हम पहुंच चुके हैं वर्जन विंडोज़ के वर्जन 3 के अंदर, और हम अपने वर्जन 3 के अंदर। एंड अब हम यहाँ बात करते हैं ग्रास होपर के बारे में। तो ये जो ग्रास होपर होता है, ग्रास होपर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये ऑर्गन सिस्टम का होता है। मतलब भाई इसके पास सेल भी होते हैं, टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। मतलब इसके पास या तो मतलब इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। मतलब मल्टीपल सिस्टम जो चाहिए होते हैं किसी लिविंग बींग को, वो सारे सिस्टम इसके अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। अब बात करते हैं जर्म लेयर के बारे में। तो भाई जर्म लेयर हमारे ग्रास होपर का होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री आती है यहाँ पे बायलेटरल, मतलब अगर मैं ग्रास होपर को बीचों बीच कट देता हूँ एक प्लेन से, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। वहीं पे अगर मैं ग्रास होपर को अलग प्लेन से काट दूंगा, तो वो दो इक्वल पीसेस में डिवाइड नहीं होगा। एंड अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं सिलोम। तो सिलोम का मतलब होता है खाली जगह। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रास होपर होता है, ये सिलोमेट होता है। सिलोमेट बोले तो इसके अंदर बहुत सारा खाली जगह जो होता है वो मौजूद होता है। एंड अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड ग्रास होपर के बारे में। तो नोटोकॉर्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, नोटोकॉर्ड वो प्लेस होती है हमारे एम्ब्रियो के अंदर रॉड शेप की। जब बेबी बड़ा होता है, सयान होता है, तो इसी नोटोकॉर्ड से उसका वर्टिबल कॉलम जनरेट होता है। तो ये जो ग्रास होपर होते हैं भाई, ग्रास होपर के अंदर वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है, इनके पास कोई भी वर्टिबल कॉलम नहीं होता है। तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। एंड अब हम बात करते हैं अगले ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसका नाम है रोहू। तो भाई ये जो रोहू है, रोहू के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कौन से लेवल से ये ऑर्गेनाइज करी गई है। तो जो रोहू है, ये भी बेसिकली ऑर्गन सिस्टम से ही ऑर्गेनाइज करी गई है। मतलब इसके पास भी सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, और ऑर्गन होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। एंड अब इस रोहू के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो इसके अंदर आ जाएगा ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एंड ऑल अदर सिस्टम आर अवेलेबल इन द रोहू। आगे बात करते हैं जर्म लेयर के बारे में। तो जर्म लेयर में आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों प्रकार के जो डर्म हैं वो मौजूद हैं। अब बात करते हैं आगे सिमेट्री के बारे में। तो इसकी सिमेट्री होती है बायलेटरल, मतलब अगर आप रोहू को बीचों बीच काट दोगे एक प्लेन से, तो इसका जो ऑब्जर्वेशन आप करोगे वो दोनों सेम प्लेन में होगा। वहीं पे अगर आप हमारे इस रोहू को अलग प्लेन से काटोगे, तो वो सेम प्लेन में डिवाइड नहीं होंगे। इसे हम कहते हैं बायलेटरल, मतलब खाली एक ही बार डिवाइड होंगे सेम प्लेन में। आगे बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं सीलम। अब भाई ये सीलम क्या होगा रोहू के अंदर? सीलम होगा सिलोमेट। अब सिलोमेट का मतलब होता है कि भाई रोहू जो होती है वो फ्लैक्सिबल होती है, वो फिसलती रहती है, वो एक जगह से किसी और जगह पे आराम से इजीली मूव ऑन होती रहती है। मतलब सर यहाँ पे ये जो रोहू होता है, रोहू का जो सीलम होगा वो होगा सिलोमेट।
एंड एट द एंड रोहू के अंदर हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, तो इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। मतलब जो रोहू होती है भाई, रोहू के अंदर वर्टिबल कॉलम मौजूद होता है, क्योंकि यही नोटोकॉर्ड का आगे डेवलपमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिबल कॉलम। एंड अब हम बात करते हैं अगले एनिमल के बारे में, जिसका नाम है पेंगुइन। ये जो पेंगुइन होता है, आइए देखते हैं पेंगुइन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आप लोग सोच के बताइए क्या हो सकता है पेंगुइन के अंदर। आप लोगों को भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा पिक्चर देख के बता सकते हैं कि क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा ऑर्गन सिस्टम वाला। मतलब इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे इस पेंगुइन के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जर्म लेयर के बारे में। तो जर्म लेयर में आ जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों प्रकार के जो सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। एंड इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो है सिमेट्री। तो यहाँ पे जो हमारा पेंगुइन होगा, पेंगुइन रिप्रेजेंट करेगा बायलेटरल सिमेट्री। मतलब अगर पेंगुइन को बीचों बीच में काट देता हूं तो पेंगुइन आधे आधे पार्ट से सेपरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं सीलोम के बारे में। तो भाई जो हमारा ये पेंगुइन होता है ये सिलोमेट होता है। सिलोमेट काहे होता है? क्योंकि पेंगुइन को बहुत सारे हलचल करने होते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने होते हैं, बहुत सारे उछल कूद मचाने होते हैं। अगर ये सिलोमेट नहीं होगा, कड़क होगा, तो ये हलचल नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा और ये बर्फ के अंदर धंस के वहीं पे मर जाएगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। तो भाई ये जो नोटोकॉर्ड होगा ये हमारे पेंगुइन में मौजूद होगा। मतलब जो हमारा पेंगुइन होता है इसके पास रीढ़ की हड्डी, बोले तो इसके पास बैकबोन वर्टिबल कॉलम मौजूद होता है। एंड अब हम बात करते हैं अगले ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो है हमारा फ्रॉग, मेंढक। तो ये जो हमारा फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? मेंढक जो होता है इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम का। मतलब इसके अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे सारे सिस्टम जो होते हैं वो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, फंक्शनल होते हैं। एंड आगे बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो है जर्म लेयर। तो ये जो हमारा फ्रॉग होता है, फ्रॉग ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर का होता है। मतलब इसके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों प्रकार के जो डर्म होते हैं वो मौजूद होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। एंड अब हम बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो है सिमेट्री। एंड ये जो सिमेट्री होती है फ्रॉग के अंदर वो होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल मतलब अगर मैं फ्रॉग को बीचों बीच से काट देता हूं तो फ्रॉग दो आइडेंटिकल, बोले तो दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री ऑफ फ्रॉग। एंड आगे बात करते हैं सीलम के बारे में। सीलम मतलब खाली जगह। तो ये जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग की बॉडी में भी बहुत सारे खाली जगह होते हैं जो मदद करते हैं फ्रॉग को जंपिंग, झपांग करने में, मतलब बहुत ही आसानी से मूवमेंट करने में, लोकोमोशन को परफॉर्म करने में। ये जो सीलम होता है, जो खाली जगह होती है, बेसिकली सीलम का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन टू मेसोडर्म लेयर। तो ये जो हमारा फ्रॉग होता है, फ्रॉग के मेसोडर्म के बीच में जो जगह होती है उसे हम लोग कहते हैं सीलम। तो ये जो हमारा फ्रॉग होगा भाई, फ्रॉग होगा हमारा सिलोमेट, मतलब इसके पास खाली जगह मौजूद होगी। वहीं पे जो हमारा फ्रॉग होगा इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड मौजूद होगा, क्योंकि हमारे फ्रॉग के पास वर्टिबल कॉलम मौजूद होता है। एंड अब हम बात करते हैं अगले एनिमल के बारे में, जिसका नाम है लिजार्ड, छिपकली। ये जो छिपकली होती है भाई, छिपकली, आप लोग बताइए क्या होगा छिपकली? क्या छिपकली के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? क्या इसके पास नर्वस सिस्टम होगा? बिल्कुल। ये जो छिपकली होती है, छिपकली का बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन सिस्टम वाला, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं। एंड उसके बाद अगले पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं, वो है हमारा जर्म लेयर। तो हमारा जो लिजार्ड होता है, जो हमारे गिलहरी होती है, छिपकली होती है, भाई इसके पास तीन प्रकार के जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो हमारा जो लिजार्ड होता है इसके अंदर तीनों प्रकार के लेयर पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्री के बारे में, कि अगर मैं लिजार्ड को काट देता हूं तो लिजार्ड कितने अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। कि देखिए, मैं अगर लिजार्ड को 2-3 अलग टुकड़े में काट देता हूं तो लिजार्ड मेरा क्या हो जाएगा, 2 अलग नए टुकड़े में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं आगे इसी लिजार्ड के अंदर नोटोकॉर्ड के बारे में, कि भाई ये जो लिजार्ड होता है क्या इसके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होता है कि नहीं होता है? तो ये जो लिजार्ड होता है इसके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। मतलब लिजार्ड के अंदर भाई बैकबोन, बोले तो वर्टिबल कॉलम होता है। एंड अब हम बात करते हैं अगले एनिमल के बारे में, जो है हमारा एलिफेंट, हाथी, मेरा साथी। तो ये जो हमारा हाथी है, जो हमारा एलिफेंट है, इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? क्या होगा आपके हिसाब से? सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा यहाँ पे। भाई ये जो हमारा हाथी होता है, हाथी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो मतलब सर, ये जो हमारा हाथी होता है, हाथी भी हमारा आएगा ऑर्गन सिस्टम के अंदर। मतलब इसके पास बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन हो गए हैं, मिल गए हैं और बना दिए हैं ऑर्गन सिस्टम।
सिस्टम में, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी के, हाथी की बॉडी के अंदर बन चुके हैं। अब बात करते हैं अगला जर्म लेयर के बारे में। ये जो हमारा हाथी होता है भाई, हाथी के पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर मौजूद होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। अब आगे बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं सिमेट्री। ये जो हमारा हाथी है, अगर मैं हाथी को बीचों बीच काट देता हूं तो हाथी हमारा दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। वहीं पे जो हाथी होता है, हाथी हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है। हाथी की बॉडी के अंदर बहुत सारा खाली जगह होता है, अगर खाली जगह मौजूद होता है तो उसे हम कहेंगे सिलोमेट। अगर तो भाई हाथी एक सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसके अंदर, हाँ, क्योंकि हाथी को बहुत सारा मोशन करना होता है तो खाली जगह जरूरत होती है इसकी। आगे बात करते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में कि हाथी के अंदर नोटोकॉर्ड होता है कि नहीं होता है। ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि हमने देखा है हाथी के ऊपर एक इंसान आके बैठा होता है। सोचो अगर हाथी की रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो कहाँ बैठता वो इंसान? मतलब सर कहीं ना कहीं हाथी के पास क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब हाथी के पास भी वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी एनिमल के बारे में, जिसका नाम है जेलीफिश। हाँ, तो ये जेलीफिश का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? जेलीफिश का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल का। मतलब जेलीफिश जो होता है, जेलीफिश जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हो गए, मिल गए, जुल गए, तो उनसे जो टिश्यू बन गया, बस वही टिश्यू वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम कहते हैं जेलीफिश। मतलब इसके पास टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन नहीं बनाएंगे, न तो ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इनके पास हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़ा और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। इनके पास खाली और खाली टिश्यू होते हैं, और ये टिश्यू जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं उनसे बन जाते हैं टिश्यू। एग्जाम्पल के तौर पे स्क्वैमस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, तो ऐसे बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और उनसे हमारा जो जेलीफिश होता है वो बन जाता है। एंड अब बात करते हैं जेलीफिश के जर्म लेयर के बारे में। तो ये जो जेलीफिश होता है, जेलीफिश के अंदर मेसोडर्म नहीं होता है, इसके अंदर खाली खाली एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, इसीलिए जेलीफिश आता है डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर के अंदर। मतलब खाली इसके पास दो जर्म लेयर होते हैं। आगे बात करते हैं सिमेट्री के अंदर। अगर मैं जेलीफिश को बीचों बीच काट देता हूं तो क्या ये सेम आइडेंटिकल पार्ट्स में कटेगा? बिल्कुल। अगर मैं जेलीफिश को काटता हूं बीचों बीच तो जेलीफिश हमारा दो सेम टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, उसे हम कहते हैं बाइलेटरल। मतलब इसे अगर मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टली काटूंगा तो सेम नहीं आएगा। मतलब बाइलेटरल वो सिमेट्री है, अगर आप एनिमल को काटोगे खाली एक प्लेन से काटोगे तो आइडेंटिकल होगा, अगले प्लेन से काटोगे तो आइडेंटिकल नहीं होगा, उसे हम कहते हैं बाइलेटरल। हाँ, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको आप जहां से काटोगे वहां से वो सिमेट्री दिखाएगा। जैसे स्टारफिश, अगर आप स्टारफिश को कहां से भी काटोगे वो सेम ही कटने वाला है। आगे बात करते हैं सीलम के बारे में। सीलम मतलब भाई खाली जगह। तो ये जो हमारा जेलीफिश होता है, जेलीफिश सिलोमेट होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा खाली जगह होता है। खाली जगह हेल्प करता है इसको मोशन करने में, लोकोमोशन करने में, मूवमेंट करने में। अब बात करते हैं भाई जेलीफिश के अंदर रीढ़ की हड्डी बोले तो वर्टिब्रल कॉलम होता है कि नहीं होता? तो आप लोग यहाँ पे चित्र देख लीजिए, इसके ऊपर देखिए कुछ मुकुट शेप का जो बना हुआ है, तो मतलब ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है नोटोकॉर्ड से। तो यही इसका बेसिकली यही होता है इसका वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है जेलीफिश के अंदर मौजूद होता है और इसीलिए इसके अंदर नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है। तो यार बड़ी ही आसानी के साथ में हमने यहाँ पे हर एक एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व कर लिया है, पकड़ लिया है, समझ लिया है और जान लिया है ऑन द गिवन पॉइंट्स। ये जो पॉइंट हमको दिए हुए थे, ये पॉइंट को ऑब्जर्व करके हमने ये कुछ एनिमल जो यहाँ पे 6-7 दिए गए थे, सारे एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक को जान लिया है और समझ लिया है। एंड आई होप आप लोग को वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई रहेंगी। आप लोग को अगर वीडियो में बताई गई बातों से कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है या ऐसी कोई बात है जो समझ में नहीं आई है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके सभी सवालों के जवाब हम देंगे, अतिशीघ्र देंगे। हाँ, एंड दूसरा, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि वीडियो काफ़ी फास्ट मोड में गया है तो आप लोग वीडियो की स्पीड कम करके 0.75x में भी देख लीजिए, ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में जल्दी से आ जाए। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें और हमारा नाम रोशन करें। तो यार मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आप लोग अपनी नोटबुक में, अपनी किताब में इन सभी चीज़ों को अपनी कलम से लिख लें एक बार। और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, सिलोमेट क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, उसके बाद टिश्यू लेवल क्या होता है, सेल लेवल क्या होता है, ऑर्गन लेवल क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, ये सारी बातों के डेफिनेशंस आप लोग लिख लीजिए एक बार।
इन सभी बातों का मतलब आप लोग एक बार लिख लीजिए। हिंदी में तो हिंदी में लिखिए, लेकिन लिखिए ऐसा लिखिए कि बाद में जब आप एग्जाम आए तो आप जब पढ़ने जाएं तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ये बायोलेटरल क्या होता है, सिलोमेट क्या होता है। नहीं, वहां पे आप पढ़ना पलटे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सर ने ये बताया यही होता है इसका मतलब। एकदम चिंदी आसान। मेहनत एक बार करो, बार बार नहीं, लेकिन हाँ एक बार जब मेहनत करो तो पूरी शिद्दत के साथ करो, ताकि अगली बार आपको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। अगली बार जस्ट एक बार खाली ऑब्जर्व कर लो, देख लो, बस उससे आपका काम हो जाए। तो बस यार इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो खत्म करते हैं। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ है, परेशानी है और प्रॉब्लम है। तो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग को इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।